नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्यूआर को स्कैन करके पत्रम पुष्पम हमारी सहायता करें और नीचे दिए हुए लिंक पर जाके ऑपरेशन सिंदूर वाली मर्चेंडाइज़ जो अब उपलब्ध हो गई है टी-शर्ट्स के रूप में, उसे आप अब खरीद सकते हैं। हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी हैं आज और अनुपम मिश्रा जी ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में बड़ा कांड कर दिया है। नहीं सबसे पहले ये पहले बता दें ऑपरेशन सिंदूर वाली मर्चेंटाइज क्या आई है। मतलब कुछ बंदूक पिस्तौल भी है कि केवल कपड़े हैं? अभी तो कपड़े ही हैं। हाँ। तो अब आप कहेंगे तो उसके बीच में दिखा भी देंगे कौन से कपड़े हैं। लेकिन नहीं सर, आपने जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कार्य किया है, ये देख लीजिए साहब, ये है ऑपरेशन सिंदूर। मिलिट्री सीरीज। ओके, वंडरफुल। तो साहब ये जो हमारा एक चिड़ियाघर का भालू है, जो अपने आप को ज़ू बेयर बोलता है, मोहम्मद ज़ुबैर, तो उसकी याचिका जो थी एफआईआर क्वॉशिंग की, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में डबल बेंच में खारिज कर दिया गया और द बेंच वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा। और आपने मुझसे लगता है कि कभी भविष्यवाणी की थी कि निश्चित रूप से ये एक्सेप्ट होगी। ये आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे हो? मुझे याद नहीं आता कि मैंने ये कहा था कि वो निश्चित रूप से एक्सेप्ट हो जाएगी। मैंने अगर कुछ कहा होगा तो ये कहा होगा कि जस्टिस वर्मा की जो कोर्ट है वो ऐसे मामलों में बहुत लिबरल है और बहुत लोगों को वहाँ से रिलीफ मिल जाती है। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक जुबैर की बात है तो उस पर तो साहब न्यूयॉर्क टाइम्स फुल पेज आर्टिकल कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, और वो बता रहा है कि एक ही जगह है जहाँ से आपको सही खबरें मिल सकती हैं, वो जुबैर है। जुबैर इस तरह समझिए ना कि इतना लंबा समय तक उसको इतना फ्री हैंड मिल गया है कि ही आगे पीछे उसने अपने को फंसाना ही था। आप सोच कर देखें कि कभी ऐसा हुआ कि भारत का चीफ जस्टिस ये कह के कोर्ट में बैठ जाए कि जब तक फला आदमी जेल से रिहा नहीं होगा मैं कोर्ट से नहीं उठूंगा। आपने कभी सोचा कि भारत का चीफ जस्टिस ये कहे कि मैं उसको उस मामलों में भी जमानत दे रहा हूं जो मामले अभी दर्ज नहीं हुए? ये मतलब आप मैं तो जुबैर को इतना ज्यादा प्रिविलेज मिला है और इतना ज्यादा उनको जिसे कहना चाहिए अकोमोडेट किया गया है, और वो भी तब जब बंदे ने लिटरली, मतलब मैं दो ही मौके देखता हूँ। एक तो भाई जो खुमैनी ने सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा दिया था, वो करीब करीब वैसा ही फतवा जुबैर ने नूपुर शर्मा के सामने खिलाफ दिया, और उसके बाद उसको इतना आइडोलाइज किया जाता है, उसको इतना सपोर्ट किया जाता है, उसको इतनी मदद होती है। तो ऐसे में अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको रिलीफ नहीं दे रहा है तो दैट्स वंडरफुल। और जस्टिस यशवंत वर्मा आप पहुंच चुके हैं इलाहाबाद, उनके सामने आप अपीयर हुए कि नहीं हुए? जस्टिस यशवंत वर्मा किसी से मिल नहीं रहे हैं, जहां मैं बैठा हूं वो एकदम सामने ही रहते हैं। अच्छा। मतलब मेरे एकदम नेक्स्ट डोर नेबर हैं, और और काफ़ी बड़ा बंगला है उनका, तो बाहर से नज़र भी नहीं आता है। और चूँकि उनके पुराने जितने जानने वाले हैं, चूँकि हम लोग उनके सब साथ पढ़े हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कोई उनसे उनका हालचाल भी नहीं ले रहा है। सब अपनी दूरी बनाए हुए हैं कि पता नहीं कौन-सी बात उन्हें अच्छी लगे, कौन-सी बुरी लग जाए, किस पे दुखी हो जाएँ। क्योंकि इसमें तो दो राय नहीं कि वो भी अपनी ज़िंदगी के बड़े ही क्रिटिकल काल से गुज़र रहे हैं, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा का साहब एक बड़ा भारी बैकग्राउंड रहा है। उनके पिताजी जज रहे हैं, उनके पिताजी एमआरटीपी के चेयरमैन रहे हैं, उनके चाचा जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को माना जा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए एकदम सूचीबद्ध हैं, और मतलब बड़ी यंग एज में जज हुए, एकदम 45 साल में ठीक जज हुए, और माना जा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें बनना ही बनना है। और आप सोच के देखिए कि उनके साथ वाले लोग अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 साल तक कोलेजियम नहीं पहुंच पाएंगे, वो 3 साल से कोलेजियम में थे, क्योंकि उनको उठाकर चंद्रचूड़ साहब ने दिल्ली बुला लिया था, तो वो तो 3 साल से जज बना रहे थे। तो उनको रोस्टर दिया गया कि नहीं?
नहीं, रोस्टर नहीं दिया गया, उनको काम करने पे उनकी रोक है, ना वो हाई कोर्ट जाते हैं, ना उनके पास कोई काम है, वो घर पे ही रहते हैं। और अब उनके सामने भी बड़ा एक कैच 22 सिचुएशन है। अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो उन्हें मालूम है तत्काल उनके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। अगर रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होने दे रही है। और हमारे एक जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो इसको भूलने नहीं दे रहा है। वो हर कुछ दिन में कहने लगता है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जुडिशरी इंतज़ार कर रही कि हम लोग ये मामला भूल जाएँ। अच्छा साहब, वक्फ पे आर्ग्यूमेंट हो गए, आपका क्या निष्कर्ष निकला? वक्फ पे मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि एक आध कॉस्मेटिक चेंज के अलावा सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा, क्योंकि एक तो भाई लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हुई, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक मतलब इतने लोगों से मुलाकात की जिससे पहले किसी जेपीसी ने नहीं की, और दुनिया भर के इसमें प्रपोजल लिए गए। तो इतना सब होने के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई को दो लोग बैठ के खारिज कर दें, रोक दें, स्टे कर दें, मुझे अपील नहीं करता। और मुझे अभी भी लगता है कि साहब कोई कॉस्मेटिक चेंज कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी देखिए, एक मतलब जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन कोई भी कोर्ट ये बात कैसे कह सकती है? आप सोच कर देखें, कोई भी कोर्ट ये कैसे कहेगी कि भाई वो संजय दीक्षित साहब हैं, जिस प्रॉपर्टी पे उंगली रख दें उसकी मान लिया जाए उनकी, और उनसे ना कोई कागज मांगा जाए, ना कोई सबूत मांगा जाए, और वो नहीं कह सकती भाई। आज ये कह तमिलनाडु रहा वाला किस्सा आ गया कोर्ट के अंदर। तमिलनाडु वाला किस्सा आ गया। तो मतलब माय पॉइंट इज कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई मेजर दखल देगी, और आज जजमेंट रिजर्व हो गया है, देखिए कब आता है। देखिए, पूरे जो 3 दिन आर्ग्यूमेंट चले, 3 दिन के आर्ग्यूमेंट में 3 बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ये सेटल्ड प्रोपोजिशन है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट लगातार इसकी ऐसी तैसी करती आ रही थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो 3 बार ये कहा कि भाई आपको तो बहुत कुछ ऐसा बताना पड़ेगा अगर आपको स्टे चाहिए, क्योंकि देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो इसको देखकर और जो फ्लो था उसको देखकर हमारे कपिल सिब्बल साहब की जो हरकतें थी उनको देखकर लग रहा था कि सरकार आर्ग्यूमेंट्स में भी भारी पड़ी है। सरकार आर्ग्यूमेंट्स पे भारी पड़ी है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक मैंने जो तुषार मेहता साहब की जो बहस सुनी, जो शुरुआत में थी, जब जस्टिस संजीव खन्ना के सामने थी, वो बड़ी कन्विंसिंग बहस नहीं थी। यहाँ तक कि जब ना, कपिल उस दिन तो सिब्बल, उनकी लैक ऑफ प्रिपरेशन दिख रही थी। हाँ, मतलब जब कपिल सिब्बल एक गलत बात कह रहे थे, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात कह रहे थे, तो भी तुषार मेहता साहब उनको नहीं रोक पा रहे थे। जैसे वो 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करने वाली बात थी, तो उसमें तुषार मेहता साहब ये भी नहीं कह पाए कि बॉर्न मुस्लिम पे ये लागू नहीं होता, ये केवल कन्वर्टेड मुस्लिम पे लागू होता है। तो उनकी उस समय तो उनकी लैक ऑफ प्रिपरेशन बड़ी साफ नजर आ रही थी। कपिल सिब्बल की आर्ग्यूमेंट भी देखिए क्या है, देखिए आप सोच कर देखें, वो लीगल आर्ग्यूमेंट दे कहाँ रहे थे? वो कह रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, बेंच से, कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार जो वक्फ हो गया उसको कोई नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के पास चला गया। अब ये आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट है। आप बताएं, ये कौन सा तर्क है? मतलब ये तो बिल्कुल समझ के परे है ना। ये किस कानून के हिसाब से आप कह रहे हैं कि एक बार जो चीज वक्फ हो गई वो अल्लाह के पास चली गई, उसको कोई नहीं ले सकता? तो ये कपिल सिब्बल इस तरह का आर्गुमेंट कर रहे हैं, यही अपने आप में बड़ा आश्चर्य है साहब। और वैसे अगर कपिल सिब्बल के भी लिहाज से देखा जाए तो अर्ली फिक्सेशन ऑफ केस और जमानत के अलावा उन्होंने पिछले 10 साल में कोई मुकदमा जीता तो है नहीं। मतलब सारे मुकदमे तकरीबन उन्होंने हारे। ऐसा कोई बड़ा मुकदमा नहीं जिसमें उनका नाम ना आया हो, और ऐसा कोई बड़ा मुकदमा नहीं जिसमें वो हारे ना हो। मुझे कोई बड़ा मुकदमा जीतते तो नजर आए नहीं हो पिछले दिनों में। वो तो वो हैं जो आज से 2 साल पहले बयान दे रहे थे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं बची, सुप्रीम कोर्ट किसी लायक नहीं बचा। हाँ, वो तो आर्ग्यूमेंट्स तो खैर कपिल सिब्बल साहब के जो होते हैं वो होते हैं। वैसे मैंने कई लोगों से कहा, अब जब मेन आर्ग्यूमेंट्स होंगे और उसमें विष्णु जैन वगैरह जो है वो भी आएंगे, तब संभवतः यह बात उठे, क्योंकि मैंने कई लोगों को फतावा आलमगीरी की कॉपी सप्लाई की है।
नहीं तो मेन किताबुल आर्गुमेंट वक्फ। कब आएंगे, मेन आर्गुमेंट कब होंगे? जजमेंट तो रिजर्व हो गया। नहीं, जजमेंट तो सिर्फ स्टे के ऊपर रिजर्व हुआ है। जजमेंट तो केवल स्टे के ऊपर रिजर्व हुआ है ना। ये तो केवल इंटरिम ऑर्डर के ऊपर चल रही थी ना। इसी इंटरिम ऑर्डर के लिए तो बार बार वो कह रहे थे कि देयर इज प्रिजम्पशन एज टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। जब प्रिजम्पशन है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का, तो जब तक पूरे आर्ग्यूमेंट सुन के कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझ के उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाए, तो स्टे देने का ओकेजन आता नहीं है। स्टे नॉर्मली नहीं दिया जाता है, इसीलिए क्योंकि देयर इज अ प्रिजम्पशन। तो वो कह रहे थे, क्योंकि फतावा आलमगीरी में साफ लिखा हुआ है कि साहब की वक्फ जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए भी हो सकता है, अपनी जिंदगी भर के लिए हो सकता है। आप फौत हो जाएं, उसके बाद वो वक्फ वापस हो सकता है, वक्फ पैसे से भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें फतावा आलमगीरी में लिखी हुई हैं। कहिए तो आपको भेज दूं मैं। तो फिर ये वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ वाला सिद्धांत ये ला कहां से रहे? ये साहब हवा हवाई, इसमें क्या दिक्कत है? जो कुछ कहो वो सब सही। जैसे कि राजीव धवन ने कह दिया, राजीव धवन ने आज कहा ना कि साहब के वेदों में मंदिरों का कोई प्रावधान नहीं था। लीजिए साहब, वेदों में देवी स्तुति भी है, नदी स्तुति भी है। आपके जितने भी देवता हैं, उनके सबकी जो फॉर्म है, जो उनका स्वरूप है, उसकी स्तुति भी है। और भी जगह जगह जो है वो पूरा आया है। एक हमारे क्या बोलते हैं, अ, जो रूट्स ऑफ वैदिक रूट्स ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी, ये पुस्तक जो है ये लिखी है, मैं बताता हूँ आपको कि ये बहुत बड़ी पुस्तक है। वो वैदिक रूट्स ऑफ आइकोनोग्राफी जो है, वो लगता है इनको पढ़ानी पड़ेगी, तब इनकी समझ में आएगा कि भाई ऐसे तो कैसे चल रहा है, जो मर्जी आती वो बोल देते हो। तो अब ये भी एक समस्या है कि अब यहाँ पर पाराशरन जैसे वकील भी नहीं है जो तुरंत उसको काउंटर कर सके। नहीं, एक बात और भी तो है ना कि फिर चलिए, फिर वेदों के हिसाब से ही चलिए ना। अगर मतलब उसको आप पिक एंड चूज नहीं करें ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि वेद में ये चीज नहीं है, तो इसका मतलब नहीं, तो फिर चलिए जितना कुछ वेद में है फिर उसी हिसाब से मान लीजिए। फिर ये कानून वेद के हिसाब से ही चलेगा ना। हाउ कैन यू पिक एंड चूज कि ये वेद में नहीं है, अच्छा और जो वेद में है व्हाट अबाउट दैट, उसको आप कैसे करेंगे? देखिए, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। और जैसा मैंने कहा, कपिल सिब्बल का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि वक्फ कर दिया तो अल्लाह के पास संपत्ति चली गई। ये सब बेकार बातें हैं। मेरा अपना ये मानना है कि ये एक पॉलिटिकल बहस ज्यादा हो रही है कोर्ट के अंदर। और अभी तक मैंने किसी को कोई कानूनी पहलू एज सच रखते नहीं देखा, कोई लॉ पॉइंट रखते नहीं देखा। आप लगातार एक राजनीतिक बहस कर रहे हैं। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब वो 200 साल बाद कब्रिस्तान कब्जा कर लेंगे तो क्या किया जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, तो आप कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करना सरकार की जिम्मेदारी है, आदमी की गलती नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज दैट? कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी गलती के लिए वक्फ को सजा नहीं दे सकती। आज आपने देखा कर्नाटक में वक्फ ट्राइब्यूनल के आदेश पर 30 से ज्यादा मकानों पे बुलडोजर चला दिया गया, दुकानों पे बुलडोजर चला दिया गया। 35 परिवारों को, और सब मुस्लिम थे, सारे मुस्लिम परिवारों को सड़क पे फेंक दिया गया वक्फ ट्राइब्यूनल के आदेश पे। तो हकीकत तो यही है ना कि जो वक्फ बोर्ड है वो गिनती के परिवार और गिनती के खानदान उसको मैनेज कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा कोई बड़ा मुस्लिम नेता नजर ही नहीं आता। मुझे ऐसा कोई नेता नजर नहीं आता जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हो और उसके ऊपर वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के आरोप ना लगे हो। सिर्फ एक ही मर्द थे इसमें, हमारे खड़गे साहब, जो कि मुस्लिम ना होते हुए भी वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा करने के आरोप है जिनके ऊपर। नहीं, आजम खान पे आरोप हैं। आप देखें जितने ये माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर बाद में जो भाजपा सरकार में हुए, और तो और जो भाजपा सरकार में जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हुए, उनके ऊपर भी आरोप लगे कि आपने वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली। अभी वो बता रहे थे, निशिकांत दुबे बता रहे थे संसद में कि कह रहे थे साहब वक्फ की प्रॉपर्टी लेके आपने उनको छोटे मोटे किराए पे
दे रखा है क्योंकि आपकी लोगों से अंडरस्टैंडिंग है। देखिए उन्होंने बताया, आई नोटेड इट डाउन समवेयर, हाँ उन्होंने बताया कि साहब बैंगलोर में आईटीसी विंडसर को आपने केवल 50,000 रुपए सालाना किराए पे दे रखा है और उसमें सुअर का गोश्त खाया जाता है। कैसा वक्त, कहाँ का वक्त। एक और साहब जो मामला जो बहुत जबरदस्त चल रहा है इस समय, आज मोदी जी बहुत देखिए देशनोक बहुत अच्छी बात कह रहे थे संजय सर। वो कह रहे थे कि साहब 2 5 स्टार होटल हैं यहाँ, ताज मानसिंह जो एनडीएमसी को 150 करोड़ किराया देता है और आपने 50,000 रुपए उठा रखा है, और वो भी ऐसे शख्स को दे रखा है जो वहां पे पोर्क खिला रहा है, सुअर का गोश्त खिला रहा है। तो वक्त का ड्रामा बंद कीजिए ना, ये कहिए कि आप अपना कब्जा रखना चाहते हैं। हाँ, तो मैं आ रहा हूँ अब जरा थोड़ा। आज मोदी जी बीकानेर में थे, देशनोक के करणी माता जी के मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किए। देशनोक करणी माता का जो मंदिर है वो एक समय मैं वहाँ का एसटीएम इंचार्ज हुआ करता था, मुझे याद आ गई उस समय की। तो जो बातें वो कह रहे हैं उसको सुन के हमारे जो ऑपोजिशन वाले हैं उनका दिल वाकई दहल जाता होगा, लेकिन राहुल गांधी का नहीं दहलता। क्या बात। राहुल गांधी का कल ये इनका कल राजीव गांधी का वो था, कल के दिन ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो अभी मैं बात कर रहा था कि राजीव गांधी की मृत्यु से जो सबसे बड़ा देश को नुकसान हुआ वो राहुल गांधी, क्योंकि अगर राजीव जिंदा होते तो राहुल गांधी शायद इस तरह के होते भी नहीं जैसे हैं वो। मतलब जिस तरह की बातें वो करते हैं और जिस तरह का, अच्छा दूसरी बात, परेशान होने के लिए बात समझ में भी आनी चाहिए। राहुल गांधी को बातें समझ में कहाँ आती है, और सबसे बड़ी बात कि उनको कोई टोकता भी नहीं सर। राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए तेलंगाना मॉडल पे। एंड व्हाट इज तेलंगाना मॉडल? करते ही पलट गए आपने कि हमसे गलती हो गई, करते ही पलट गए कि हमसे गलती हो गई, और आप कह रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना तेलंगाना मॉडल पे होनी चाहिए। कर्नाटक में आप करा के बैठे हैं, आपकी हिम्मत नहीं रिपोर्ट जारी करा दें। तेलंगाना में आप करा के बैठे, कराते ही आपसे ने कहा कि गलती हो गई, यहां तो साहब ओबीसी की जनसंख्या ही कम हो गई, और पूरे देश में आपको जातिगत जनगणना चाहिए, वो भी तेलंगाना मॉडल पे। और डंके की चोट पे बंदा ये भी कहता है कि देखिए हमने कर्नाटक में करा दिया, हमने तेलंगाना में करा दिया, और कोई उनको फैक्ट चेक नहीं करता। अरे करा एक दिया ही तो तो जारी फैक्ट क्यों नहीं कर चेकर रहे? था, उस बेचारे को आपने सजा करवा दी। हालांकि आज मोदी जी डायलॉग्स बोल रहे थे, मैंने देखा। आज उन्होंने कहा कि मेरी नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सिंदूर बारूद बन गया। बस इतना कहने से रह गए कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मुनीर बाबू। बाकी उन्होंने बड़े बड़े डायलॉग बोले कि साहब खून की जगह सिंदूर दौड़ रहा है, सिंदूर बारूद बन गया है, और हर आतंक, अच्छा देखिए एक बात उन्होंने और कही कि हर आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चुकानी होगी। मतलब उन्होंने शायद भी, मतलब पॉलिटिकल क्लास का कोई कॉग्निजेंस ही नहीं लिया, राजनेताओं का कोई उन्होंने कोई उल्लेख ही नहीं किया। उनको मालूम है कि साहब किसकी बात करनी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हर आतंकी हमले की कीमत चुकानी होगी। और जयशंकर जी ने तो सीधे सीधे ट्रंप पर ही वॉर कर दिया कि वो तो ट्रंप तो यूएस में बैठा है, उसको क्या पता। ये इंटरव्यू दे रहे थे आज जयशंकर जी, वो सुना आपने? उसमें ये कह रहे थे कि साहब कि ऐसा है कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सीधे सीधे कह रहे थे कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आप इन चीज़ों को ट्रेड से इक्वेट कर सकते हो। हमारे लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो देश की सिक्योरिटी से बड़ी नहीं है। अब ट्रंप को इससे ज़्यादा तमाचा और क्या मारा जा सकता है डिप्लोमेटिक शब्दों में। सब ट्रंप को भी हमें कहीं कहीं लगता है कि उनको भी राहुल गांधी की तरह कुछ चीजें फील नहीं होती हैं।
अभी देखिए एक राष्ट्रपति उनके मुंह पे कह के चले गए कि भैया हमारे पास तुमको देने के लिए हवाई जहाज नहीं है, इसलिए तुमको मेरी बात नहीं समझ में आई। अब जो आप तमाचे की बात कर रहे हैं, साउथ आप अफ्रीका सोचिए। वाले ने बोल दिया कि हम हाँ, आपको गिफ्ट तो नहीं दे सकते। हाँ, तो ये क्या तमाचा नहीं था? ये क्या तमाचा नहीं था? हाँ, मतलब वो मुझे याद है वो फ्रांस का राष्ट्रपति आके आपको मुँह पे झुठला के चला गया। साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति आपको घूसखोर कह के चला गया। मतलब ट्रम्प को भी तो कोई बात हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा अपील नहीं करती, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती। तो आप क्या करना चाहते हैं? एक चीज़ मुझे भी आपसे पूछनी है संजय साहब, मुझे वो एक बड़ी बात हो रही है और चूँकि आप इतने लंबे समय तक नौकरशाही का हिस्सा रहे हैं, आप सेंटर में भी रहे हैं प्रतिनियुक्ति पे कि केवल राज्य में रहे हैं? नहीं, मैं गया ही नहीं सेंटर में, जो आप सेंटर की गए हालत नहीं। थी उस समय, उसको देख के मेरी हिम्मत नहीं हो जाने की। अच्छा, एक चीज़ मैं जो पूछना चाह रहा हूँ एंड दिस इज़ समथिंग आई मस्ट आस्क समवन जिसको जानकारी उस बारे में। अभी एक नई बहस चल रही है क्योंकि आज मैंने देखा जयशंकर साहब ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी डीजीएमओ गिड़गिड़ा रहा था। पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन गिड़गिड़ा के उन्होंने हमसे युद्ध समाप्त करने के लिए कहा। तो चलिए ठीक है, मान लिया। और उधर आपने देखा है कि लगातार शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फ़ौज कह रहे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, हमने फ़ोन नहीं किया। और वो ये भी नहीं कहते कि भारत ने फ़ोन नहीं किया। ऐसा लगता है कि आकाशवाणी हुई दोनों तरफ। तो जो आपको आपके पास जो अगर डीजीएमओ की कॉल्स है और बल्कि हकीकत है कि फ़ौज ने बताया कि उनके पास डीजीएमओ पाकिस्तान के 3 से 4 कॉल आए। तो डू वी नॉट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ जिसको कोर्स वी हैव हम द रिकॉर्ड, वी हैव द रिकॉर्ड। तो बिल्कुल है। हम उसको सामने क्यों नहीं लाते हैं? जब ज़रूरत होगी तब लाएँगे। अभी तो इनके जो सारे के सारे जो ये झूठ बोल रहे हैं, और वो तो बाहर वाले लोग ही फैक्ट चेक करके बोल दे रहे हैं कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं। कि साहब इनके इतने बेस चले गए, इनके इतने फाइटर चले गए। अब लोग पूरी एनालिसिस कर के दे रहे हैं कि भैया 4 F-16 तो हवा में मारे गए, 4 F-16 खड़े-खड़े मारे गए, J-F-17 मारे गए, तुम्हारा टैंकर चला गया, तुम्हारा C-130 जे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चला गया, तुम्हारा एवॉक्स जो था वो खड़ा हुआ वहाँ पे, साँप वाला जो आई इन द स्काई, वो बोलारी में मारा गया। ये सब तो लोग पूरी दुनिया वाले जो हैं एक्सपर्ट्स, वो सब बता के दे रहे हैं। और नहीं, नहीं, जेफ-17 वो जो सबसे बनाने बड़ी वाला जो वो आपका वो मदरसों की जो सबसे बड़ी मैगज़ीन है न्यूयॉर्क टाइम्स वो तक कह रही। वो तक कह रही है आपके हुँ। चेंगडू जो कॉर्पोरेशन है, जो जेफ-17 जेफ-10C बनाता है, उसके शेयर जो हैं चाइना के फुल सपोर्ट के बाद भी लोगों को पता चल गया चाइना में क्या हुआ और उसके शेयर डूब गए। इन्होंने रफ़ाल के खिलाफ पूरा विश्वमन किया। हुँ, पूरा यूएस मीडिया को लगा कि भाई बहुत अच्छा टाइम है F-35 आगे करने का। यहाँ तक कि रूस को लगा कि बहुत अच्छा टाइम है Su-57 आगे करने का। तो उन्होंने सबने जो है रफ़ाल को एकदम से बताया, रफ़ाल के शेयर एक दिन डाउन हुए, लोगों को पता चल गया और रफ़ाल के शेयर बढ़ते चले जा रहे हैं, अब बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये तो जब शेर से याद आया कि ओपन शेर तो सोर्स चला भी के गिर इंटेलिजेंस रहे हैं। से ही ये प्रूव हो जा रहा है, तब ये तो हम ब्रह्मास्त्र की तरह इसको रखते बैठेंगे ना। दिखाएँगे किसको? दिखाएँगे 5 आइज़ की मीटिंग में दिखाएँगे। कोई स्टेट डिपार्टमेंट के साथ रूबियो-शूबियो के साथ कोई बात होगी जयशंकर जी की, तो उसमें दिखाएँगे कि ये देख ले भाई रूबियो, ये है, फालतू बातें कर रहा है, बंद कर। तो ये इस तरह की बातें जो है ये पब्लिक को बताने की नहीं है। पब्लिक तो भारत की पब्लिक तो वैसे ही कन्विंस्ड है। सब कुछ ओपन में है, यहाँ तो छुप भी नहीं सकती बात। आपको पता है कि अगर आपका एक जहाज़ कोई गिर जाए, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि उसको भारत ने छुपा लिया हो या छुपाने में सफल हो गया हो? हुआ है क्या आज नहीं तक? तो राहुल गांधी तो कन्विंस नहीं है ना, अभी आप खुद ही बता रहे थे। जयराम रमेश तो कन्विंस नहीं है ना। राहुल गांधी को तो कन्विंस कर ही नहीं सकते आप। राहुल गांधी को तो जब तक चाइना से सिग्नल नहीं आएगा तब तक वो कन्विंस होंगे ही नहीं। आप अच्छा कितना ही दैट कहते रिमाइंड्स रहिए। आप दैट फिर रफाल एक का जो है वो कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, उसके बाद भी वो कहते रहते हैं कि रफाल में घोटाला हुआ। गौरव प्रधान 5-6 साल से लगातार ट्वीट करके राहुल गांधी को टैग करके कह रहे हैं कि साहब आप ब्रिटेन में केंट में आसिम मुनीर से मिले थे और आपकी एक नहीं, 2 नहीं, 3 मुलाकातें हुई थी और उस समय आसिम मुनीर डीजीआईएसआई थे और उसके 1 महीने बाद पुलवामा भी हुआ था। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस?
गौरव प्रधान को मैं सीरियसली लेता नहीं, इसलिए आई डोंट हैव एनी कमेंट्स ऑन दिस। गौरव प्रधान को सीरियसली नहीं लेते? गौरव प्रधान को पीएम फॉलो मैं करते आपको हैं। बाद में बता दूंगा। अच्छा ठीक है, ओके। तो लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी उस पर जवाब नहीं आता। अभी देखा आपने कि किस तरह उन्होंने अर्नब के ऊपर मुकदमा कर दिया, अमित मालवीय पे कर दिया, लेकिन मैं एफआईआर देख रहा था, वो केवल एक लाइन पे रिस्ट्रिक्टेड थी कि साहब गलत बिल्डिंग दिखाया। एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारा दफ्तर वहां नहीं है। सारी एफआईआर इस मामले पे है कि साहब गलत बिल्डिंग को हमारा दफ्तर बताया, टर्की कांग्रेस की बिल्डिंग को हमारी कांग्रेस की बिल्डिंग बताया। दे नेवर क्लेम कि हमारा ऑफिस वहां नहीं है, बल्कि जब सीधे सीधे पूछा जाता है तो आपने देखा है कि पवन खेड़ा और जयराम रमेश कैसे माइक माइक खेलते हैं। बिल्कुल, तो दे हैव नॉट डिनाइड इट। जवाब ही नहीं दे रखे, बात बताएंगे। अरे बाद में क्या बताओगे यार, जो बताना है वो बता दो। अभी अभी मैं देख रहा हूं कि साहब इनका हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया है, सामने बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर गौरव गोगोई पे लगाए हमारा एक भी आरोप झूठा साबित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप ये बताएं, ये क्या सोच के इन्होंने गौरव गोगोई को और नसीरुद्दीन खां को और आपका क्या राजा वारिंग को नॉमिनेट किया था? वही सोच के जो इन्होंने शशि थरूर को नॉमिनेट करने से मना किया, वही सोच के जो इन्होंने शशि थरूर से कहा कि युद्ध के समय में सेना को सपोर्ट करके तुमने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है, वही सोच के जो ये गिरे हुए राफेलों का सबूत मांग रहे हैं, वही सोच के जो वो पहले दिन से सब कर रहे हैं, उसमें नई बात क्या है साहब? मतलब उन्होंने 4 लोग दिए। एक आदमी पे ये आरोप है कि उसकी पत्नी काम करती है, वो पत्नी पैसे लेती है एसआई से, वो पत्नी को लेके जाता है, पत्नी भारत लौट आती है, वो पाकिस्तान में ही रुका रहता है, अपने बच्चों की नागरिकता सरेंडर कर देता है। दूसरा आदमी आनंद शर्मा, जिनके परिवार में उनके अलावा पूरा परिवार ब्रिटिश है उनका, और जो ये वकालत करते हैं कि साहब हमको अपने जो छोटे छोटे आइलैंड हैं पड़ोसी देशों को बांट देने चाहिए, इससे गुडविल पैदा होगी। तीसरा आदमी जिसके जीतने पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा विधानसभा में लगता है, और चौथा आदमी ऐसा जो कि खुलेआम खालिस्तानियों का सपोर्ट करता है। तो ये 4 आदमी उन्होंने गिने और 4 आदमी चुने, और शशि थरूर से कह दिया लक्ष्मण रेखा मत क्रॉस करना। खैर उन्होंने तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी, लेकिन क्या कहा जाए। और लेकिन मुझे मजेदार लगता बात है यह कि राहुल गांधी कांग्रेस कुछ ने कमजोर हो गए हैं, वो मजेदार और अभी राहुल तक शशि थरूर को बर्खास्त नहीं कर पाए। कांग्रेस ने राहुल गांधी को इस योग्य नहीं समझा कि भारत में जाके हमारा पक्ष रख सके, इसको मत भूलिएगा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं दिया। और भाजपा ने भी इस योग्य नहीं समझा। भाजपा ने तो नहीं समझा, लेकिन कांग्रेस ने भी नहीं समझा। नहीं तो अटल जी को तो हमेशा पिक किया जाता था सबसे पहले। नहीं, वैसे मुझे लगता है कि भाजपा की थोड़ी सी राजनीतिक मिस्टेक 2 मैंने देखी। पहली बात ये, इनको राहुल गांधी को पिक करना चाहिए था। राहुल जाता वैसे भी नहीं, बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन आप बहुत अच्छी बढ़िया एक अच्छी राजनीति हो जाए। दूसरी बात, जब आप तिरंगा यात्रा कर रहे थे तो शशि थरूर ने कहा था ये बात कि तिरंगा यात्रा में आप विपक्ष को इनवाइट कर लीजिए। आता कोई भी नहीं विपक्ष से, ना राहुल आते, ना अखिलेश आते, ना तेजस्वी आते, कोई नहीं आता, लेकिन आप इनवाइट कर लेते और एक्सपोज हो जाते। अच्छा, ये आप हमारे जो नए फील्ड मार्शल बने इनके ऊपर कुछ 2 शब्द कहेंगे? आपने पूछा था ट्विटर पे, एक 2 शब्द मैंने बताया था फील्ड मार्शल। तो देखिए, आसिम मुनीर अब तक के पाकिस्तान के सबसे कमजोर आर्मी चीफ हैं। देखिए, लगातार लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक अयूब खान हुए थे, एक आसिम मुनीर। लोग भूल जाते हैं कि अयूब खान जब फील्ड मार्शल हुए थे तो साथ में राष्ट्रपति भी हुए थे, और आर्मी चीफ का पद उन्होंने जनरल मूसा खान को दे दिया था। जनरल मूसा खान 1958 से लेकर 1966 तक, 65 के वॉर के 1 साल बाद तक आर्मी चीफ बने रहे। ये बंदा तो उनसे 2 कदम आगे निकल गया, ये फील्ड मार्शल भी है और ये आर्मी चीफ भी है।
आप देखिए कि मतलब हमारे यहाँ फील्ड मार्शल चले रिटायरमेंट के बाद हुए, वहां पे अयूब खान बना तो राष्ट्रपति बन गया, उसने आर्मी चीफ का पद छोड़ दिया। आर्मी चीफ बने रहते हुए फील्ड मार्शल बनने का सिर्फ एक ही और दृष्टांत मुझे याद आता है, और वो ईदी अमीन का है। वो फील्ड मार्शल भी था और आर्मी चीफ भी था। आसिम मुनीर इज द फर्स्ट पर्सन जिसने फील्ड मार्शल बनने के बाद पाकिस्तान में आर्मी चीफ का पद नहीं छोड़ा। बंदा 2022 में रिटायर हो रहा था, आर्मी चीफ बना तो 2025 तक का टेन्योर हो गया। 2025 में रिटायर हो रहा था, संविधान में संशोधन करके इसने 5 साल का टर्म करा लिया, 2027 तक ले गया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आसिम मुनीर विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट हिज टेन्योर। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि पाकिस्तानी सेना, देखिए आप किसी को कुछ भी बता ले, सेना में तो मरमरिंग है, सेना तो फ्रस्ट्रेटेड है, सेना तो जान रही है कि क्या हुआ है। हमारे यहाँ मोदी साहब सेना के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं और ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द कैमरा, लेकिन शहबाज शरीफ जब सेना के साथ फोटो खिंचाते हैं तो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सेना के एक भी जवान का चेहरा ना आए फोटो में, सिर्फ पीठ आए। पता नहीं कैसे चेहरा बना हुआ उनका। तो सेना तो जान रही है ना साहब क्या हुआ है, सेना तो मान रही है इस बात को ना कि आपने साहब हमको एक ऐसे, देखिए मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की 3 सबसे बड़े टेकअवे, 3 टेकअवे। नंबर 1, न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल किया, वो न्यूक्लियर ब्लफ जो कि अटल जी भी नहीं कॉल कर पाए थे कारगिल में। नंबर 2, हमारी सारी मिसाइल्स उस प्रिसीजन से लगी हैं जैसे लग रहा है कि कोई शार्प शूटर निशाना लगा रहा हो। और नंबर 3, तुम्हारी कोई भी मिसाइल हम तक नहीं पहुंची, हमने सब मार के गिरा दिया। तो भाई ये 3 सबसे बड़े टेक अवे हैं और मैं समझता हूं कि किसी भी आर्मी का मोराल इसमें ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन राहुल गांधी को तो ऐसा नहीं लग रहा। राहुल गांधी को तो लग रहा है कि वो पब्लिक को भ्रम में डाल सकते हैं। पब्लिक का मूड क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी को अगर 90-95 हार से उनका हौसला कम नहीं हुआ तो आपको लगता है कि इन छोटी मोटी घटनाओं से उनकी सेहत पे कोई असर पड़ेगा? मतलब दिस इज समथिंग रियली वेरी अमेजिंग। बंदे पे जैसे किसी बात का कोई फर्क ही नजर नहीं आता, ना उसकी बात पे, ना उसकी चाल पे, ना उसके चेहरे पे। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं कि कुछ हुआ भी हो। रही बात पब्लिक की, मेरा अपना मानना है कि मतलब एक आज की तारीख में कांग्रेस के साथ वही लोग खड़े हैं जो अलग अलग कारणों से, या भाजपा से, या आरएसएस से, या हिंदुत्व से, और या हिंदुओं से एक पैथोलॉजिकल हेट्रेड रखते हैं। वरना कांग्रेस के साथ कोई नहीं है, जो खड़े हैं विपक्ष में खड़े हैं। इसको क्वांटिफाई करेंगे? आवाज कट गई साहब आपकी, कम अगेन। इसको क्वांटिफाई करेंगे? अब सब क्वांटिफाई क्या करें, देखिए अगर आप मानते हैं कि पब्लिक का क्या मानना है, तो पब्लिक मेरे ख्याल से 2014 के बाद तमाम चुनावों में नजर आ चुका है पब्लिक का क्या मानना है। क्वांटिफाई करेंगे तो आप इसको, आप जाके सोशल मीडिया आज की तारीख में सबसे अच्छा थर्मामीटर है समाज का, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, आम आदमी से बात करके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, मुझे कभी कभी लगता है कि हर समय एक गलत छोर पर क्यों खड़े नजर आते हैं। आपको मालूम है संजय सर, मुझसे सबसे ज्यादा पूछे आने वाला सवाल क्या है? सब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि चलिए मान लिया कि राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है, पर वो इतने बड़े नेता हैं, उनके पास थिंक टैंक होंगे, उनके पास टीम होगी, वो ऐसी बातें क्यों करते हैं? और मेरा एक ही जवाब होता है कि वो थिंक टैंक, वो टीम भी तो राहुल गांधी ने ही चुनी होगी ना, वो किसी और ने तो नहीं चुनी होगी ना। अच्छा, एक 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 माहौल ऐसा है जिसमें आप कुछ भी कह दीजिए और चल जा रहा है, कुछ भी कह दीजिए, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अभी मैं देख रहा हूं ये त्रिभाषा फॉर्मूला पे, अब वो स्टालिन पूरे देश को इकट्ठा कर रहे हैं कि हिंदी इंपोजिशन, हिंदी लाद रहे हैं। अरे भाई, त्रिभाषा फॉर्मूला पहली बात ये कहती है कि 1968 में हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी थी, इस बार दोनों कंपलसरी नहीं रह गए, दोनों हटा दिए गए। ले लो भाई अपनी 3 भाषा अपनी समझ में, जो तुम्हारी समझ में आए। लेकिन उसके बाद भी कह रहा है हिंदी लाद रहे हैं, खुलेआम कह रहा है, डंके की चोट पे कह रहा है, हल्ला मचा रहा है। आप बताइए, कोर्ट जा रहा है, लॉबिंग कर रहा है। तो बड़ा एक ऐसा, मैंने कहा ना कि एक 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 पैथोलॉजिकल हेट्रेड के चलते तमाम लोग ऐसी बातों और ऐसे स्टैंड्स पे खड़े हो जा रहे हैं।
वरना जो चीजें प्राइमा फेसाई गलत है उनको आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो फैक्चुअली गलत है, फैक्चुअली गलत है। मैं भी देख रहा था, वो प्रकाश राज का इंटरव्यू ले रहे थे, वो लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी। प्रकाश राज कह रहा था आप हम पे हिंदी क्यों लाद रहे हैं, 3 भाषा फार्मूला आपने नॉर्थ इंडिया पे क्यों नहीं लागू किया, केवल साउथ इंडिया पे क्यों लागू किया। और इतने बड़े दिग्गज पत्रकार ये नहीं कह पाए कि साहब नॉर्थ इंडिया में लागू हो चुका है, पूरे देश में लागू हो चुका है, ये तक नहीं कह पाए। ये नहीं कह पाए कि हिंदी लादने कोई सवाल नहीं, हिंदी छोड़िए अंग्रेजी भी कंपलसरी नहीं। इतने बड़े दिग्गज पत्रकार वहां बैठकर बड़ी गंभीर सी मुद्रा बनाए सुन रहे थे। लेकिन साहब मेरा जो एक रीडिंग है वो मैं ये देख रहा हूँ कि पब्लिक का मूड क्या है, जो पब्लिक का मूड है वो बाकी और लोगों पर भी पड़ता है। मैं तो जो जुडिशरी जिस तरह के इस समय रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के विरुद्ध निर्णय दे रही है उसको देख के लगता है कि साहब कि कुछ तो हुआ है। नहीं, डेफिनेटली आपने सुना था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ी बात कही, मुझे याद नहीं पड़ता है कि साहब 80 साल में किसी चीफ जस्टिस ने ये बात कही हो। उन्होंने कहा समय आ गया कि जुडिशरी ये ड्रामा नहीं कर सकती कि हमें पब्लिक ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता, हमें पब्लिक ओपिनियन का कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, हमको पब्लिक ओपिनियन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। आज तक जितने जजेस को सुना वो एक ही बात कहते हैं, हमें पब्लिक ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता, वी गो बाय द लॉ, वी गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वी डोंट केयर व्हाट पीपल से। लेकिन ये पहले जज हैं और पहले सीजीआई हैं जिन्होंने खुल के कहा है कि पब्लिक ओपिनियन को ऑल टुगेदर इग्नोर नहीं कर सकती है जुडिशरी। तो फर्क तो पड़ रहा है साहब, डेफिनेटली फर्क है। तो मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ में हाथ नहीं लगाएगी, इसीलिए तो कहता हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट को भी नजर आ रहा है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है। एक बात और दूसरी बात देखिए, बांग्लादेश में वाला जो केस था वो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने 26 जुलाई को लगा दिया, कुछ नहीं करेंगे, नथिंग डूइंग। इसी तरह से ये भाई लोग जो पहुंचे थे, क्या नाम है इनका, प्रदूषण पार्टी जो है, प्रदूषण पार्टी, ये जो पहुंचे थे रोहिंग्या वाला केस लेके कि साहब की 43 रोहिंग्या को साहब समुद्र में फेंक दिया, तो उसके ऊपर भी बड़ा सख्त रुख अपनाया। अच्छा, ना केवल इनकी बेंच ने, वो जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने भी इसी तरह का रुख लिया। नहीं देखिए, रोहिंग्या अब वाले एक मामला सिर्फ आपके जो ये है, अल्ट्रा लिबरल जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे 3 दिन में, आपके जस्टिस अभय ओखा और संजीव खन्ना जी रिटायर हो गए, फिर तो बड़ा दिक्कत आ जाएगा, कोई लिबरल जज ही नहीं बचेगा। नहीं देखिए, रोहिंग्या वाले मामले में मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में कह दिया है कि अगर विदेशी हैं तो निकाल दो, और जब से भारत सरकार 11 साल में पहली बार बहुत सीरियस नजर आ रही है इनको बाहर फेंकने के लिए, और बड़े मात्रा में घेरे भी जा रहे हैं और इनको कैंप्स में भी डाला जा रहा है, तो ये 43 रोहिंग्याओं को समुद्र में फेंकने वाला मामला था। और जैसा कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भी कि यहाँ बैठ के मनोहर कहानियां मत सुनाया करो, रोज एक कहानी गढ़ के मत चले आया करो। तो वो उस मामले को सिर्फ इसलिए बनाया गया है जिसमें दबाव डाला जा सके भारत सरकार पे कि साहब वो जो रोहिंग्याओं को एक्सपल्शन चल रहा है, तो डिपोर्टेशन चल रहा है, उसको किसी तरह रोका जा सके। और उसमें किसी हद तक सफल भी हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन तक से बयान ले आए हैं उसमें, यानी संयुक्त राष्ट्र में भी इससे चिंता जताई है। नहीं, उसमें तो वो लोग एक्सपर्ट हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन मामला तो पूरी तरह से नकार दिया गया। अब ये कुछ भी करते रहे, 2 दिन में, तो 2 दिन में क्या, मेरे ख्याल से कल लास्ट वर्किंग डे है, उसके बाद तो फिर वैसे भी वेकेशन बेंचेस चलेंगी। और मजेदार बात हालांकि देखिए कि वेकेशन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि आप रोज यहाँ कहानी मनगढ़ंत लेके आते हो, उसके बाद ये सब हल्ला मचा रहे हैं, एकदम क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद ही हल्ला मचा रहे हैं। और योगी जी ने तो पूरा कार्यक्रम चला रखा है, वो संभल वाला मामला भी जो है वो योगी जी के ही हक में चला गया। अब तो साहब वो आपके गाजी मियाँ का मेला भी नहीं लगने दे रहे हैं। ऐसा कितना अत्याचार करेंगे हमारे मासूम भाईजान लोगों पर। संभल वाला मामले में हाँ अभी सर्वे होता रहेगा, ये तो हो गया है, लेकिन ओवरऑल तो सुप्रीम कोर्ट से उसमें स्टे अभी कंटिन्यू कर रहा है ना। वो सर्वे रिपोर्ट आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, वो खोल के पढ़ी नहीं जा सकती, तमाम स्टे तो अभी चल ही रहा है जो जस्टिस संजीव खन्ना साहब लगा गए थे।
वो तो चल रहा है। बाकी योगी जी का बुलडोजर धुआंधार चल रहा है, और वो श्रावस्ती से लेके सीतापुर तक बड़ा जबरदस्त। देखिए, श्रावस्ती वाला मामला इसलिए भी सीरियस है क्योंकि एकदम बॉर्डर है। श्रावस्ती इज नेपाल बॉर्डर। मतलब आप देखिए, बगल में वहां से वो मिर्जा दिलशाद खान सांसद होता था जिसका मर्डर हो गया था। तो दैट शोज यू कि वो एक गंभीर मामला है। और वहां पे जिस तरह इन्होंने बुलडोजर चलाया है और इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदों को गिराया है, इतने बड़े बड़े मदरसों को गिराया है, क्योंकि अब ये एक बात सामने आ रही कि जो आपके यहाँ जो इन्फिल्ट्रेशन होता है और जो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशियों जो घुस के आते हैं, आपने कभी सोचा कि साहब ये बांग्लादेश से ये सीधे जम्मू और ये सीधे साउथ तक कैसे गोवा तक कैसे पहुंचते हैं? ये मस्जिद और मदरसा टू मदरसा ट्रैवल करते हैं। ये कभी किसी होटल में थोड़ी नहीं रुकते हैं, किसी सराय में थोड़ी नहीं रुकते हैं। ये इस मदरसे से चले उस मदरसे में रुके, इस मस्जिद से चले उस मस्जिद में रुके। तो वहां पे जो मदरसों और मस्जिदों का डिमोलिशन हुआ है, बड़ा जबरदस्त हुआ है। और गाजी मियाँ का मेला, गाजी मियाँ के मेले में एक पार्शियल रिलीफ है। उन्होंने कहा कि सब मेला एग्जैक्टली नहीं लग सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी चीजें वहां जो आप थोड़ा बहुत चल रहा है। देखिए, गाजी मियाँ के मेले में तो आप वैसे भी एक बात समझ लीजिए कि वहां पहुंचने वाले 90% से ज्यादा तो हिंदू ही, 90% ज्यादा हिंदू ही हैं। अब आप सोचिए, गाजी मियाँ के मेला यहाँ प्रयागराज में लगने लगा। आप मतलब कमाल है, कहाँ बहराइच और कहाँ प्रयागराज में लगने लगा। अब वहां पे वो निशान चढ़ाया जाता है, भगवा निशान चढ़ाया जाता है वहां हर साल, वहां भी समय रोक लगी है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे गाजी मियाँ की दरगाह बनवा के वहां पे भगवा झंडे चढ़वा रहे हैं। यू नो व्हाई? उनको इस सबसे कोई लेना देना नहीं, वो वहां पे कलेक्शन कर रहे हैं, पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पार्शियल रिलीफ मिली है ये किसने दी है? वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी है। ये सॉरी, शायद लखनऊ कोर्ट ने दी है, हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि पार्शियल रिलीफ कुछ इस तरह की है कि साहब वहां पे जो जो रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है और जो लोगों का आना जाना है उसमें प्रशासन किसी तरह का दखल ना दे। बाकी मेला वेला तो मेला कहाँ लग जाएगा? वहां पे जो झंडा अंडा जहां गाड़ा जाता था, प्रशासन ने उसको सीमेंट डाल के उसको सील कर दिया। जहां पे वो लंबा वाला था मतलब दैट वाज रियली फनी। वो एक जहां पे उनका बड़ा वाला वो लंबा वाला झंडा गाड़ा जाता था, वहां पे सीमेंट डाल के उसको सील कर दिया। मतलब वहां स्टे नहीं हुआ है, वो केस ही क्लोज हो गया वहां पे। आप समझिए, वो रोक नहीं समाप्त कर दिया है। मैं सुना भाई गोरखपुर में भी गाजी मियाँ का मेला लगता था, वो भी बंद कर दिया। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ प्रयागराज तक लग रहा था ना। गाजी मियाँ वहां से फेमस हुए और वो वहां से भी जगह देखिए, जगह जगह गाजी मियाँ भी राजबान हो गए। गाजी मियाँ क्यों कहते हैं उनको भाई? वो तो शहीद थे। चलिए चलिए, जो इच्छा हो कहिए। लेकिन बेसिकली एक थोड़ा सा ये एक दो तरफा था। एक तो भाई आप माने जमीन कब्जा हो रही थी, कन्वर्जन हो रहे थे, तीन तरफा। और तीसरी बात, वहां से वो पैसे इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि मैं फिर से याद दिला दूं कि यहाँ ज्यादातर चढ़ावा चढ़ाने वाले, पैसे चढ़ाने वाले हिंदूस थे। ये तो बात सही है, ये तो बात बिल्कुल सही है। गुजरात में भी हो रहा है साहब, ये बड़ी बड़ी जगहों पे हो रहा है। लोग मतलब क्या है, समझ नहीं। गुजरात में साहब बड़ा कांड हुआ। हालांकि मुझे एक सवाल हमेशा पूछना होगा कि साहब आपको 35 साल लगा उसको हटाने, वो भी छोड़िए। ये अक्सर कहते हैं कि जहां पहले केंद्र में सरकार 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात की सरकार, गुजरात में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, आपको 11 साल क्यों लगा इतना बड़ा कब्जा हटाने के लिए? चलिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बड़ा काम किया साहब और काफी बड़ा हिस्सा खाली कराया। और सुना है शायद वहां पे बीएसएफ को उन्होंने वो जगह दी है उसके आसपास, और शायद उसको एक अच्छा टूरिज्म स्पॉट के लिए डेवलप कर रहे हैं। लेट अस सी। यहाँ पे भी किया था साहब, प्रयागराज में भी किया था। वो जिस समय अतीक अहमद जब तक मरा नहीं था, तो जो अतीक अहमद का जो इलाका है वो प्रयागराज एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है। तो वहां पे साहब आईटीबीपी को दे दिया था, पीएसी को दिया था, सीआरपीएफ को दिया था, जितनी सेंट्रल फोर्सेस सबको दे दिया था। तो कुल मिलाकर वहां पे इतने ढेर सारे सेंट्रल फोर्सेस के कंपाउंड हो गए थे कि इवन व्हेन अतीक वाज अराउंड, तो
तो उसकी और उसके लोगों की गुंडागर्दी बहुत कम हो गई थी वहाँ। नहीं खैर, वो डिबरी तो बहुत अच्छी टाइट करते हैं योगी जी। और हमारे अखिलेश बाबू का क्या हाल है साहब? वो आजकल कम बोल रहे हैं क्या? अखिलेश बोल तो बहुत रहे थे, लेकिन एकदम से आप इसको समझिए, देखिए इसको बड़ा गंभीरता समझिए। एक थे आशीष जगन अग्रवाल, ऐसे कुछ नाम था उनका। वो समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल चलाते थे और ट्विटर पे गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी गालियां जो यार रिपीट नहीं हो सकती दी है। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अखिलेश यादव उनको छुड़ाने के लिए पहुंच गए डीजीपी ऑफिस और छुड़ा लाए। अभी उनको पुलिस ने 6 महीने पहले फिर गिरफ्तार कर लिया और इस बार वो छुड़ा भी नहीं पाए। अब क्या हुआ है कि इनके सोशल मीडिया सेल के खिलाफ फिर एफआईआर हो गई है ब्रजेश पाठक वाले मामले में। एक नहीं 3 एफआईआर हो गई हैं और काफी दिनों तक ये सब चलता रहा। उसके बाद योगी खुद कूद पड़े बीच में और उन्होंने बड़े, आपने देखा उनका ट्वीट क्या है, एकदम सीधे चेतावनी है और बख्शा नहीं जाएगा वाला माहौल है। तो अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया कि जो उनका सोशल मीडिया विंग है अब वो फिर से प्रॉब्लम में है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत भी बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन फिर योगी के तेवर देख के उनको समझ में आ गया तो चुपचाप वो बैकआउट कर गए। और अब सोशल मीडिया विंग के खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई होगी। तो इसके लिए चलते इस समय अखिलेश पिछले 2-3 दिन से थोड़ा खामोश है। और ये आपका इस समय जो है ये भीम आर्मी का क्या तांडव चल रहा है आजकल उत्तर प्रदेश में? भीम आर्मी मुझे जहां तक नजर आता है कि साहब ये भाजपा भस्मासुर बना रही उत्तर प्रदेश में। जब से इन्होंने चंद्रशेखर रावण को वाइस सिक्योरिटी दिया है, इसको ले गए थे हरियाणा, ले गए थे पहले केवल उत्तर प्रदेश के लिए वाइस सिक्योरिटी थी, फिर उसको बढ़ा के उसे हरियाणा तक के लिए किया, हरियाणा ले जाके उसको घुमाया। कितना वोट काटा उसने, कितना वोट काटा उत्तर प्रदेश में, कितना काटा हरियाणा में। हुआ क्या है कि चंद्रशेखर रावण ने बहुजन समाज पार्टी की लगातार जो असफलता चल रही, चुनावी असफलता, उसका फायदा उठा के उसका विकल्प बनने का प्रयास किया। और उसमें लेकिन दिक्कत क्या है कि उन्होंने बसपा का नैरेटिव लिया और उसमें समाजवादी पार्टी का जो गुंडागर्दी वाला आलम है वो उसको जोड़ दिया। तो वो हर जगह धमकाते, गुर्राते, चिल्लाते नजर आते हैं। सरकारी अधिकारियों से, डीएम कमिश्नर, डीएम एसएसपी से कहते रहते हैं एससी एसटी एक्ट, हर बात पे तो एससी एसटी एक्ट की धमकी देता है बंदा। तो मेरा अपना मानना है कि साहब ये जो रावण के रूप में ये ब्लंडर कर रहे हैं, ये अपना भस्मासुर तैयार कर रहे हैं। वैसे इस तरह का अपीजमेंट का काम योगी जी तो नहीं करते हैं, तो कहीं और से इशारा नहीं है योगी क्या? जी नहीं, मैंने बिल्कुल सेट प्रेजेंट भाई, वाइस सिक्योरिटी तो वहीं से आई है ना। योगी जी वाला बिल्कुल नहीं है, योगी जी तो बिल्कुल मुंह नहीं लगाते। लेकिन ये केंद्र का अपनी कुछ राजनीति है, उनकी समझ में आ रहा है उनको। और या फिर उनको कहीं ना कहीं भाजपा को शायद ये भी लग रहा है कि बीएसपी अगर खत्म हो रही है तो एक दलितों का एक हिस्सा भाजपा में आ रहा है जो सपा में नहीं जाना चाहता, वो उनके साथ आ रहा है, इसलिए वो शायद भीम आर्मी। अच्छा, तीसरी बात, बसपा को मुस्लिम वोट एकदम खत्म हो गया संजय जी, एकदम खत्म हो गया। तो ऐसे में मुस्लिम वोट का बंटवारा करने वाला कोई उत्तर प्रदेश में बचा नहीं। भाजपा को कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद चंद्रशेखर रावण इसमें मुफीद होंगे और वो जाके कुछ 4 मुसलमान वोट कुछ सीटों पर काट देंगे। हकीकत ये कि चंद्रशेखर रावण को जहां से वो जीते हैं और जहां करीब 70% मुसलमान है, उसके बाहर तो उन्हें कहीं मुस्लिम वोट भी नहीं मिल रहे। मुस्लिम वोट से याद आया कि मुस्लिम वोट इस समय ओवैसी से बड़ा नाराज है। वो कह रहे हैं कि साहब आपका ड्रामा कुछ ज्यादा चल गया है। अच्छा, हाँ, वैसे ही राष्ट्रवादी बन गए, मामला तो गड़बड़ हो ही गया थोड़ा सा। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।